हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? चलो लिखो बच्चों, साउंड। क्या लिखो? साउंड। अरे यार, साउंड ही नहीं लिख पा रहा हूं मैं। क्या लिखो बच्चों? साउंड। ठीक है, आवाज आ रहा है ना आप लोग को? देखो, तो बच्चों, साउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो साउंड पढ़ने के लिए एक फिजिक्स का जो एरिया है वो हम लोग को थोड़ा विजिट करना पड़ेगा। ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला। कौन सा? ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो हम लोग को वेव्स क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, ये सब थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा, तब हम लोग साउंड को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली साउंड बोलने से है क्या? ठीक, साउंड बोलने से बच्चों एनर्जी। क्या है? एनर्जी। साउंड बोलने से क्या? आवाज है ना। साउंड हिंदी अनुवाद थोड़ी पूछ रहा हूं। साउंड बोलने से बच्चों एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। इस एनर्जी से क्या होता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग होता है। ठीक, तो आप कोई भी चीज सुन पाते हैं। सेंसेशन ऑफ हियरिंग किस एनर्जी के कारण आता है? साउंड एनर्जी के कारण आता है। क्लियर है? चाहे वो साउंड क्या हो, किसी के गाने का हो, किसी को रोने का हो, किसी चीज को पीटने का हो, है ना, हवा का हो, किसी चीज का भी साउंड आ रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सेंसेशन ऑफ हियरिंग जिस एनर्जी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, वो कौन सी एनर्जी है? साउंड। जैसे कोई भी चीज दिखाई देता है, उसके पीछे कौन सी एनर्जी होती है? लाइट। भाई अगर लाइट नहीं है तो कोई भी चीज विजिबल नहीं होगी, भले हमारी आंख सही सलामत है। भाई लाइट ही नहीं है तो कौन से फोटोन रिसीव करेगा? ठीक है, तो वैसे ही साउंड एनर्जी क्या करती है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो लिखो साउंड के बारे में क्या लिख सकते हो? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us which gives us sensation which gives us sensation of hearing. It is a form of energy which gives us sensation of hearing. ठीक है, पक्का? अब आप लोग पहली बार साउंड पढ़े थे 8th क्लास में, यानी छोटी क्लास में ही पढ़ते हैं लेकिन बस नाम से पढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में अपन 8th क्लास में पढ़ते हैं बच्चों। तो 8th क्लास में क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं साउंड के बारे में। तो जब भी हम लोग साउंड पढ़ते हैं ना, तो 3 चीजें पढ़ते हैं साउंड से रिलेटेड। ठीक, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड फिर प्रोपगेट कैसे करता है, और साउंड कैसे रिसीव होता है। ठीक, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बनता कैसे, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, ट्रेवल कैसे करता है, और साउंड कैसे रिसीव होता है। ये 3 चीज हम लोग पढ़ते थे। ठीक, बेसिक आइडिया इसके बारे में बता देता हूं। तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता है, उसके पीछे रहता है बच्चों वाइब्रेशंस। क्या? वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन बोल सकते हो या ऑसिलेशंस बोल सकते हो। ठीक, आप क्या करना, गौर करना, सपोज एक ड्रम है। क्या है? ड्रम। ड्रम के ऊपर चमड़ा लगे रहता है बच्चों, जिसको पीटने से साउंड आता है। ठीक, तो आप अगर गौर करोगे, आप स्टिक से इसको मारते हो, तो आपको यह दिखेगा जो ड्रम का ऊपर वाला परत है ना, जो चमड़ा लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है वो? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कर रहा है। तो उस वाइब्रेशन को ही हम लोग सुनते हैं, यानी कान जो हमारा ईयर है वही महसूस करता है, वही सेम वाइब्रेशन वो महसूस करता है, जिसके कारण हमको क्या सुनाई देता है? साउंड। ठीक, अलग अलग केस में वाइब्रेशन अलग अलग चीजों का होता है। जैसे आप बांसुरी भी सुने होंगे, बांसुरी रहता है बच्चों, तो बांसुरी में क्या चीज वाइब्रेट होता है? एयर का जो कॉलम रहता है वो वाइब्रेट होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, और जो प्रेशर में डिफरेंस आते जाते रहता है ना, वो वाइब्रेशन हम लोग को सुनाई देता है। ठीक, तीसरा, अगर आप सपोज गिटार बजा रहे हैं, तो गिटार में स्ट्रिंग्स रहते हैं, और आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो, तो स्ट्रिंग क्या करता है बच्चों? वाइब्रेट करने लगता है। स्ट्रिंग क्या करने लगता है? वाइब्रेट, और वो साउंड हम लोग को सुनाई देता है। तो साउंड का प्रोडक्शन होता क्या से? साउंड का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या वाइब्रेटिंग चीजों से। जब भी कोई चीज या जब भी कोई मैटर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। ठीक, अब वो हमको सुनाई देगा कि नहीं देगा ये अलग बात है, वो ह्यूमन लोग को अलग रेंज होता है, सबका अलग रेंज है, ऑडिबल रेंज, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस जरूर होगा।
अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बात? तो प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड बच्चों? बाय वाइब्रेशन। ठीक, बाय वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन तो ड्रम में क्रिएट हुआ ना, हमारे कान को कैसे पता चला कि ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा है? ठीक, तो क्योंकि वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करता है बच्चों? प्रोपागेट करता है। ठीक, तो साउंड एक ऐसा वेव है बच्चों, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। साउंड को क्या होती है? मीडियम की जरूरत। तो मेरे मुंह के जैसे मेरा जो वॉइस बॉक्स है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना? जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड। और मेरे और आपके बीच में एयर है, तो वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम का काम कर रहे हैं और वाइब्रेशन को मेरे जो वॉइस बॉक्स से आपके कान तक ले जा रहे हैं। अगर यहां पर अपन लोग मीडियम हटा दिए तो आपको सिर्फ मेरा मुंह हिलता हुआ दिखेगा और कोई आवाज नहीं आएगी। ठीक है, मैं पढ़ा। हाँ, तो कोई गाली कहां दिया? मैं गाली दिया है ना? देखो कुछ सुनाई थोड़ी। हाँ, तो अबे कैमरे में भी आएगा। हाँ, छोड़ो, तो समझ में आया? तो अगर क्या होगा, मीडियम नहीं होगा, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं, वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस कर रहा हूं वोकल कॉर्ड्स में, लेकिन वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ आप तक कैरी नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशन की, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? मीडियम में। ठीक, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, सब में स्पीड क्या रहती है? अलग अलग, वो भी बाद में अपन पढ़ेंगे। ठीक, और तीसरा जो काम होता है बच्चों, रिसेप्शन। तो रिसीव कहां से हो रहा है साउंड? कान से। ठीक, कान में जो ईयर ड्रम लगे रहते हैं, ये हमारा डिश एंटीना है, डिश टीवी छतरी, ये क्या करता है? सारे साउंड को पकड़ के अंदर के कान के ईयर कैनल की तरफ भेजता है। फिर हमारा ईयर का जो पर्दा है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट होने लगता है। फिर हड्डियां रहती हैं, वो क्या करती हैं? एम्पलीफाई करती हैं सिग्नल को। फिर कॉचलिया रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो सब भी अपन पढ़ेंगे ना, है डिटेल में, ये भी पढ़ना है। तो तीसरा पार्ट क्या रहेगा बच्चों? रिसेप्शन। तो हम लोग को साउंड इस हिस्से में बटा रहेगा। प्लस एक्स्ट्रा क्या चीज पढ़ना है हम लोग को? साउंड का रिफ्लेक्शन और रिवर्बरेशन, ये सब हम लोग को क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा चीज, अल्ट्रासाउंड और ये सब अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? पक्का? ये समझ में आएगी नहीं है? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, रिसेप्शन, और इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पार्ट ये तीन का है और सेकंड पार्ट क्या है? रिफ्लेक्शन का। तो चैप्टर बच्चों आप देख रहे होगे साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेव है क्या। सबसे पहले क्या समझ लेते हैं? वेव है क्या। ठीक, उस बाप रे मेरी आवाज चुकी होगी। चलिए लिखिए बच्चों, वेव। ये आपको फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये आसानी से समझता नहीं है बच्चा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोग की मोटी बुद्धि में घुसाने का, देखते हैं घुसता है कि नहीं। ठीक, थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, अभी तेरे को देख के मेरे को ठंडी लग रहा है, तू स्वेटर वेटर तो पहना कर। देखो, अगला, वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टरबेंस है बच्चों। क्या है? डिस्टरबेंस, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करता है विदाउट सोर्स का। जो पॉइंट है जहां पर वेव डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, वो पॉइंट खुद नहीं जाता, लेकिन अपना वो बाजू वाले को कैरी देता है, बाजू वाला उसके बाजू वाले को देता है, उसका बाजू वाला उसको कैरी देता है, और वो कहां तक जाता है? एंड तक जाता है। ये क्या होता है? वेव। ये क्या है? वेव। देखो, सपोज मेरे पास यहां पर एनर्जी है, इस पॉइंट पे एनर्जी है, कुछ एनर्जी है। क्या है बच्चों? एनर्जी। ये मेरी उंगली की टिप दिख रही है, इस पॉइंट पे क्या है? एनर्जी है। ठीक, अब इस एनर्जी को मेरे को उंगली की इस पॉइंट को देना है। देना है, तो कैसे दे सकता हूं? एक तरीका है ये, एक ये तरीका हुआ। तो मैं क्या किया, जो सोर्स था जिसके पास एनर्जी थी, वो खुद आके इसको एनर्जी दे गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, कि एनर्जी इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट अपने बाजू वाले को देगा, बाजू वाला पॉइंट बाजू वाले को, और एनर्जी इधर पहुंच जाएगी। समझ रहे हो क्या होगा? है ना? एनर्जी क्या हो रही है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करिए। पार्टिकल सब अपनी जगह है। ये पार्टिकल इधर गया क्या? ये पार्टिकल इधर आया क्या? नहीं ना, पार्टिकल अपनी जगह है। बस अपनी एनर्जी किसको दिया? ये बाजू वाले को दिया, ये बाजू वाले को दिया, ये बाजू वाले को दिया, और एनर्जी कहां पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई। समझ में आ रही बात? तो वेव कैसे ट्रेवल होता है? वेव क्या होता है? एनर्जी या मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल होता है विदाउट द सोर्स पार्टिकल एक्चुअली ट्रेवलिंग।
सोर्स पार्टिकल एक्चुअली ट्रेवल नहीं करता, बस एनर्जी और मोमेंटम को आगे तक भेजता है, डिस्टरबेंस को आगे तक भेजता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है बच्चों सिंपल सा वेव। ठीक, लिखेंगे ये सब, समझ में आया? तो वेव क्या है, लिखो, इट इज अ डिस्टरबेंस, it is a disturbance which travels from one point in space to another, one point in space to another without the source particle, without the source particle actually traveling, without the source particle actually, ये देखो मक्खी भी लिखने लगी है, ठीक, सोर्स पार्टिकल एक्चुअली ट्रेवलिंग, समझ आया बच्चों? सोर्स पार्टिकल बिना जाए बस वो अपनी एनर्जी और मोमेंटम अपने बाजू वाले को देगा, उसका बाजू वाला उसके बाजू वाले को, उसका बाजू वाला उसके बाजू वाले को देखेगा। ठीक है, आप लोग कभी ढलाई होते हुए देखे हो, है ना? ढलाई होती है जब छत की ढलाई होती है, सेंटरिंग। तो जब छत की ढलाई होती रहती है तो क्या करता है, जो मिक्सर मशीन रहता है जहां मसाला मिक्स हो रहा है, एक आदमी तगाड़ी से निकालता है मसाला और वही जाके सिर्फ छत में डालता है क्या? लाइन से सब खड़े रहते हैं लेबर्स, कहां से, मिक्सर मशीन से लेके पूरा जहां सेंटरिंग चल रही है वहां तक खड़े रहते हैं, और वो क्या करते हैं, बस बाजू से लेते हैं तगाड़ी, आगे बढ़ाते हैं, तगाड़ी लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तगाड़ी लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो सोर्स का पार्टिकल है, क्या वो एनर्जी लेके दौड़ रहा है आखिरी तक? वो अपनी एनर्जी यहां से मिक्सर मशीन से एनर्जी लिया, सोर्स हो गया वो, और अपने बाजू वाले को बस दे दिया। तो उसको अगर आप अकेले को देखोगे तो आपको लगेगा वो क्या कर रहा है ना? क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। यहां से चालू किया, इधर ट्रांसफर किया, वापस अपनी मीन पोजीशन में आ गया, फिर ट्रांसफर किया, वापस अपनी मीन पोजीशन में आ गया। तो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है वो? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और क्या कर रहा है, एनर्जी को बस ले रहा है और आगे कैरी कर दे रहा है। ठीक, समझ में आएगी नहीं आया? और जहां एक्चुअल एनर्जी पहुंचनी है वो कहां है, जहां छत है, जहां सेंटरिंग डल रही है, वहां आखिरी वाला पार्टिकल जो आखिरी आदमी होगा वो लेके उसको डाल दे रहा है, तगाड़ी को फेंक दे रहा है। समझ में आई बात? पक्का? तो वेव ऐसे ट्रेवल करती है। डोमिनोज देखे होगे आप लोग, डोमिनोज। तो सपोज मैं अगर डोमिनोज को ऐसे जमा दिया हूं, डोमिनोज को ऐसे क्या कर दिया हूं, जमा दिया हूं, मैं एनर्जी किस डोमिनो को देता हूं, इसको, और फिर लगातार सबको गिराते जाता हूं क्या? नहीं ना, मैं सिर्फ पहले डोमिनोज को गिराऊंगा। क्या को गिराऊंगा बच्चों? पहले डोमिनो को। तो पहले वाले गिरा, वो अपने बाजू वाले को गिराया, वो अपने बाजू वाले को गिराया, वो बाजू वाले को गिराया, वो बाजू वाले को, वो बाजू को, ऐसे करके ये लास्ट वाला डोमिनो भी गिर गया। तो मैं तो एनर्जी इसको दिया, लेकिन वो एनर्जी कहां पहुंच गई? क्योंकि ये अपने बाजू वाले को दिया, वो अपने बाजू वाले को दिया, वो अपने बाजू वाले को दिया, तो एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? आ रही बात समझ में? एनर्जी कहां पहुंच गई, यहां से यहां। तो आपको ऐसा दिखेगा कोई इनविजिबल चीज ऐसे ट्रेवल कर रही है, मोमेंटम हो सकता है, वो वेलोसिटी दिखेगी ना, सबको काइनेटिक एनर्जी मिलते जा रही है। तो आप बोल सकते हो या तो मोमेंटम या तो एनर्जी ट्रेवल हो रही है। पक्का? क्लियर है बात की नहीं? समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? तो वेव क्या है बच्चों? एक डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम विदाउट द सोर्स पार्टिकल एक्चुअली मूविंग। सोर्स पार्टिकल अपना जाके एनर्जी वहां नहीं पकड़ाता, सोर्स पार्टिकल अपने बाजू वाले को देता है, उसका बाजू वाला उसके बाजू वाले को, और ऐसे डिस्टर्बेंस जो है ट्रेवल करती है। क्लियर है कि नहीं है? और वो डिस्टर्बेंस क्या है, एनर्जी या मोमेंटम। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? वेव समझ में आया? चलो अब देखो, वेव के बच्चों दो टाइप होते हैं, दो बड़े टाइप। वेव के क्या होते हैं बच्चों? दो बड़े टाइप। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, क्या? मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक होती है मैकेनिकल और दूसरी क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक, मैकेनिकल वेव ऐसी होती है बच्चों जिसको रिक्वायर होता है मटेरियल मीडियम, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, मटेरियल मीडियम या फिजिकल मीडियम बोल सकते हैं। ठीक, क्या रिक्वायर होता है बच्चों उसको? मटेरियल मीडियम या फिजिकल मीडियम। इसका मतलब कि कोई फिजिकल मीडियम होना है, सोर्स और जो रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर, उसके बीच में क्या होना है? एक फिजिकल मीडियम होना
जरूरी है, चाहे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, एक मीडियम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मून में चले जाऊं, क्या में चले जाऊं, मून में, और मैं बात करूं, पहले तो सांस भी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं मून में कुछ भी बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस तो कर रहा हूं, लेकिन वहां एयर, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो एयर के पार्टिकल्स नहीं है, तो कोई मीडियम ही नहीं है जो मेरी आवाज को आप तक ले जाएगा, डिस्टर्बेंस को आप तक कैरी करेगा। लेकिन सन की लाइट एनर्जी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है मून पे? सन की लाइट एनर्जी तो पहुंच रही है ना। तो लाइट भी एक वेव होता है, वो भी एक डिस्टर्बेंस है, वो भी एक एनर्जी है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल कर रही है इन फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम से भी ट्रेवल करती है लाइट। आ रही बात? तभी तो सन से यहां तक लाइट पहुंच रही है। तो वो क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को क्या है? विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ठीक, विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ऐसी लाइट रेस को, ऐसी रेस को क्या बोलते हैं अपन? नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक, तो मैकेनिकल वेव्स को पार्टिकल वेव्स भी बोला जाता है ना। और इसके एग्जांपल हो गए आपको साउंड वेव। ठीक, साउंड वेव है ना। या फिर आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप एक रस्सी को लो, रस्सी, रस्सी का एक एंड पकड़ के आप उसको ऊपर उठा के नीचे ले आओ, तो एक वेव बनेगा कि नहीं बनेगा? विप। और वो एंड तक ट्रेवल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो वो भी बोल सकते हो साउंड वेव या वेव ऑन अ स्ट्रिंग। वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ये सब एग्जांपल है किसके? पार्टिकल वेव के, मैकेनिकल वेव के। ठीक है। अगर आप क्या करोगे, पानी में बीच में क्या डाल दो, एक पत्थर डाल दो, तो एक वेव बनता है कि नहीं बनता है? पत्थर अपने साथ पानी को अंदर ले जाता है, तो आजू बाजू का पानी ऊपर उठ जाता है। फिर जब आजू बाजू का पानी नीचे जाता है, उसके बाजू वाला पानी ऊपर उठ जाता है। फिर वो वाला पानी जब नीचे जाता है, उसके बाजू वाला पानी ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे एक सर्कल जैसा वेव बनता है और आगे तक ट्रेवल करता है, दिखता है वाटर में जो वेव दिखा। तो वो भी क्या है? एक पार्टिकल वेव है। वो भी क्या है? पार्टिकल वेव। शोर तक वो एनर्जी पहुंचती कि नहीं पहुंचती? ठीक, वो भी क्या है? पार्टिकल वेव है। अब नॉन मैकेनिकल वेव में कौन आते हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल तो किसका है? लाइट वेव। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन मैकेनिकल। किसके अंदर आएंगे? नॉन मैकेनिकल। जैसे लाइट हो गया एक नॉन मैकेनिकल वेव, उसके बाद आपका इंफ्रारेड। पहले ब्लूटूथ से चीजें ट्रांसफर नहीं होती थी, किससे होती थी पता है? इंफ्रारेड से। पुराने फोनों में इंफ्रारेड रहता था, उससे और स्लो ट्रांसफर होता था। कुछ केबी का डाटा अगर आपको भेजना है तो आधा घंटा दो मोबाइल को जोड़ के ऐसा रखना पड़ता था। इंफ्रारेड से ट्रांसफर होता था डाटा पुराने फोन में, जब आप लोग पैदा नहीं होगे तब। ठीक है, तो लाइट वेव्स, इंफ्रारेड, और यूवी रेस। क्या रेस? यूवी रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। क्या वेव्स? रेडियो वेव्स। ये सब कैसे ट्रेवल करते हैं? बिना मीडियम के। ठीक है बच्चों। और ट्रेवल कैसे करते हैं? चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आप लोग के स्कोप से क्या है? बाहर है। आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैक्सवेल की थ्योरी वगैरह पढ़ना रहती है इसमें, तो वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसका आप लोग सोचने की बात नहीं। अभी किसके बारे में सोचना है हमको? पार्टिकल वेव्स के बारे में, मैकेनिकल वेव्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा जैसे 1-2 साल पहले पढ़ा रहा था तो पूछता था कि सर मून पे तो जब नील आर्मस्ट्रांग उतरा था तब तो उसका आवाज आ रहा था करके, है ना। उसका आवाज तो आ रहा था, वो बोला कि वन स्मॉल क्या स्टेप ऑफ ह्यूमन बीइंग, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड बोला था। तो वो कैसे सुनाई दिया हम लोग को जब मून में आवाज नहीं आता? तो बच्चों वो माइक पे बोला था। क्या में बोला था? माइक में। तो माइक में वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया था अर्थ को, तो वो फिर हम लोग सुने थे। तो रेडियो वेव्स को क्या लगता है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं चलता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम चाहिए नहीं। तो वो ट्रेवल हुआ, माइक में रिकॉर्ड हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, फिर उसको रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा गया, अर्थ में वो रिसीव हुआ। क्लियर है बात? पक्का? वोयेजर 1 वोयेजर 2 के बारे में जानते हो आप लोग? वोयेजर 1 वोयेजर 2 जो बहुत पहले रिसर्च के लिए कौन क्या भेजे गए स्पेस क्राफ्ट है, जो सैटेलाइट्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, पूरा सोलर सिस्टम के थ्रू आउट ट्रेवल कर रहे हैं। अभी शायद नेपच्यून और यूरेनस भी, प्लूटो भी पार कर चुके हैं। ठीक है, यानी सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं उन लोग, और उन लोग पूरे स्पेस में घूम रहे हैं, और कुछ कुछ डाटा जो है वो जो उसमें एक सीडी लगी हुई है रिकॉर्डेड, तो उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाने और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मैसेजेस प्ले करते जाता है। कोई लाइफ फॉर्म अगर वो रेडियो वेव्स रिसीव करता है, क्योंकि रेडियो वेव्स तो ट्रैवल करते रहेंगे बच्चों, है ना। तो कोई वो रिसीव करता है, उसके आसपास से गुजरा, तो खोज सकता है कहाँ से आया, उसकी ट्रेजेक्टरी देके प्रिडिक्ट कर सकता है कहाँ से होगा। क्लियर है? क्योंकि ना अर्थ जो है ना,
वो एक डॉट के जैसा है। जैसे लगता है ना कि हम लोग को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्यों नहीं दिखी है। तो जब ये वोएजर का स्पेस क्राफ्ट था ना, वोएजर, जब ये नेपच्यून वगैरह क्रॉस कर लिया था प्लूटो, तो कई साइंटिस्ट ने कन्विंस किया जो ऑपरेट कर रहे थे उसको, नासा वालों को, कि आप क्या कीजिए, कैमरा को टिल्ट कर दीजिए अर्थ की तरफ और एक फोटोग्राफ लीजिए वहां से। तो खूब सारे स्टार दिख रहे हैं, खूब सारे नहीं, स्टार ही दिखेंगे, दाने 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 दाने। तो वहां छोटा सा एक डॉट दिख रहा है, अर्थ। ठीक, उससे बड़ा डॉट किसका दिख रहा है? जुपिटर का। तो अगर कोई आसपास से गुजरा भी होगा, घूमने फिरने निकला होगा, अपने कुत्ते को टहलाने, जो भी करने निकला होगा, तो अगर निकला भी होगा बच्चों आसपास से, तो वो किसको देखेगा? जुपिटर पे नजर जाएगी ना। थोड़ी सोचेगा अरे वो छोटा सा क्या दिख रहा है, वहां जाएंगे अपन करके। हरी बात समझ में? तो पहले तो चित्रकूटी जाता है ना आदमी, जगदलपुर आता है, तो तीरथगढ़ बाद में जाता है, कुटुंब सर को कभी मौका मिला तो चले गए, है ना। तो सबसे बड़ी चीज को क्या देखता है सबसे पहले? तो जुपिटर पे नजर जाएगी उसकी, ये अर्थ पे नजर नहीं जाएगी। तो फोटो खींच के भेजाएगी, एक टाइनी स्पेक के जैसा है। किसके जैसा है? अर्थ एकदम टाइनी डॉट जैसा, जो बेयरली विजिबल। क्या है? बेयरली विजिबल। तो कोई आसपास से जा रहा है, अभी हम तारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या वो जो तारा है ना, मैं बता रहा हूं वहां पर जादू रहता है, ऐसा तो है ना। हम लोग ऐसा थोड़ी आइडिया है कि नहीं। कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये एक होगा? टेलीस्कोप से क्या रिसर्च करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, फिर ये सब करते हैं। समझ आई बच्चों? तो रेडियो वेव्स क्या है? क्या में ट्रेवल कर सकते हैं? बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। ये सारे वेव नॉन मैकेनिकल वेव, तो इनको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या प्यार से ईएम वेव्स बोलते हैं। ठीक। और बाकी जो पार्टिकल वेव्स होते हैं उनको क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। हमारा नजरिया कहां रहेगा? इस पे। ठीक। अब मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो टाइप। लिखिए। मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप होते हैं। ठीक। लिखिए। लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। क्या लिखिए? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये मैकेनिकल के हिस्से हैं। ठीक है। अब देखो, पार्टिकल वेव में जो ऑसिलेट हो रहा है या जो वाइब्रेट हो रहा है, वो हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल ही तो वाइब्रेट हो रहा है, जो अपना वाइब्रेशन बाजू वाले को दे रहा है। जैसे सपोज आप क्या कर रहे हो, ये एक क्या लिए हो? वॉल लिए हो, और इस वॉल से एक रस्सी बांधी हो बच्चों। क्या बांधी हो? एक रस्सी। ये रस्सी मॉलिक्यूल से बनी हुई है, रस्सी के मॉलिक्यूल्स जो आपस में बॉन्डेड है कि नहीं है? अब आप खुद बताओ, आप इस वाले जो लास्ट वाला पार्टिकल है रस्सी का, उसको पकड़े हो और उसको ऊपर ले जाओगे, तो खाली ये पार्टिकल ऊपर आएगा कि इसके बाजू वाला भी ऊपर जाएगा? भाई जब इसको आप ऊपर उठा रहे हो तो इसके बाजू वाला भी ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? और इसका बाजू वाला फिर अपने बाजू वाले को ऊपर उठाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है उनके बीच में। तो कोहेसिव फोर्स के कारण अपने बाजू वाले को बाजू वाले को बाजू वाले को उठाते जाएगा। फिर आप इसको वापस नीचे ले आओगे, वापस नीचे ले आओगे, तो ये जब नीचे आ जाएगा तो ये भी नीचे पहुंचेगा, फिर इसके बाजू वाला भी इन लोगों को फॉलो करेगा कि मैं भी वापस नीचे आ जाता हूं, है कि नहीं? तो ऐसा एक वेव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, बताओ। मैं बस ऐसा नहीं किया हूं कि इस सब को उठाया हूं, बस इस वाले पार्टिकल को ऊपर उठा के नीचे ले गया हूं। तो अब सब क्या कर रहे हैं? ये भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है, 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 लेकिन कुछ डिले के बाद। क्योंकि पहले ये मूव करेगा, उसके बाद वाले ये मूव करना चालू किया ना, एक साथ थोड़ी मूव कर रहे हैं, सब एक साथ ऊपर होके थोड़ी नीचे आए। ये ऊपर जाना चालू हुआ, फिर इसमें फोर्स लगा, फिर वो ऊपर जाना चालू हुआ, फिर उसके बाजू वाले में फोर्स लगा, वो ऊपर जाना चालू हुआ, फिर बाजू वाले में फोर्स लगा, वो ऊपर जाना चालू हुआ। तो कुछ डिले के साथ सभी वो मोशन करेंगे नहीं कर रहे? तो ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि क्या बन रहा है? एक वेव बन रहा है। आ रही बात समझ में? और वेव ऐसा ट्रेवल कर रहा है ऐसा हमको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वेव क्या बन रहा है? पार्टिकल बस अपने जगह क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहे हैं। पार्टिकल अपने जगह क्या हो रहे हैं? वेव। सारी बात समझ में? क्या हो रहा है? देखो ये पॉइंट को अगर आप गौर करोगे उंगली का, तो बस वो क्या कर रहा है? ऊपर नीचे तो जा रहा है कि नहीं? आगे थोड़ी जा रहा है। लेकिन ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है ना कि कुछ चीज आगे जा रही है। तो ये होता है बच्चों वेव, पार्टिकल वेव। ठीक। तो ये हो गया वेव ऑन स्ट्रिंग। फिर वो वेव ये बाजू वाला फिर अपने बाजू वाले को उठाएगा, फिर इन लोग सब शांत होकर नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर गए और वापस आ गए, ऊपर गए और वापस आ गए। लेकिन ये लोग अब चलना चालू कर दिए, तो वेव थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा? यहां दिखेगा। फिर थोड़ी देर बाद कहां दिखेगा? और आगे दिखेगा। फिर वेव कहां दिखेगा? एंड तक पहुंच गया है। आ रही बात समझ में? तो एक जो वेव बनाया हुआ है आखिरी तक ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? पक्का? तो ये होता है ट्रेवलिंग ऑफ वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल कब बोलेंगे और ट्रांसवर्स कब बोलेंगे?
अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस केस में जो अभी बनाया था मैं, तो आप बोलोगे किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। ठीक, जो एनर्जी मैं पार्टिकल को दिया वो इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल को अगर आप देखोगे तो वो मोशन किधर कर रहा है? वर्टिकल मोशन कर रहा है। मोशन कैसा कर रहा है बच्चों? वो वर्टिकल। तो जब पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन और एनर्जी का प्रोपगेशन का डायरेक्शन आपस में कैसे हो? परपेंडिकुलर, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जब ऑसिलेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेव भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लेंथ वाइज होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ वाइज। तो जब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेव का एनर्जी भी आगे बढ़ रहा है या मोमेंटम भी कैरी हो रहा है, तो आप बोलोगे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन अगर प्रोपगेशन कैसा हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स वेव। समझ में आया? दो वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो क्या लिखेंगे? लिखो लॉन्गिट्यूडनल में इफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हाँ जुनेद भाई। हाँ कटा हुआ है, लाइन कटा है। हाँ लाल कलर का वो जल रहा है ना उसमें। बोल दिया हूं मैं, वो भेजेंगे देखते हैं, बोले आप भी एक बार बोल दो। हाँ ठीक है, मर गए, टाइम होने लगा। हाँ, इफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल is along the direction in which wave is traveling, direction in which wave is traveling, it is known as क्या वेव? longitudinal wave. If vibration of particle is along the direction in which wave is traveling, it is known as longitudinal wave. और दूसरे तरफ क्या होगा? If direction of vibration is perpendicular to the direction of propagation of wave, it is transverse wave. क्या होता है वो बच्चों? ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किसके परपेंडिकुलर हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट कर रही है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स वेव, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है, और उसके हिसाब से वेव किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ये भी देखना जरूरी है। परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स, सेम डायरेक्शन तो लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें एग्जांपल होगा बच्चों ये, जो अगर मैं वेव ऑन वाटर बनाया, पानी की बोल रहा हूं ना, जो पानी में पत्थर फेंका तो जो वेव बनेगा, तो पानी क्या हो रहा है? पानी का सतह क्या हो रहा है? पानी के मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं। और डायरेक्शन कैसा हो रहा है? पानी के सरफेस के अलॉन्ग वेव बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन कैसा हुआ? परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ परपेंडिकुलर। तो अपन क्या बोलेंगे? ये वेव कैसा है? ट्रांसवर्स वेव। जैसा अभी ये नीचे एग्जांपल बताया था वेव ऑन स्ट्रिंग का, किसका? वेव ऑन स्ट्रिंग का। ये किसका एग्जांपल है? ये भी ट्रांसवर्स वेव का। क्यों? मैं बस पार्टिकल को क्या किया था? ऊपर करके नीचे किया था, लेकिन एनर्जी किस डायरेक्शन में? अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गई, तो लेंथ के अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गई, और वाइब्रेशन कैसा हो रहा था? परपेंडिकुलर। तो ये भी कैसा वेव हुआ? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड वेव कैसा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट होते हैं ना, उसी डायरेक्शन के, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में साउंड आगे ट्रेवल करता है। क्लियर है? ये कैसे करता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों?
पक्का? क्लियर है? तो वेव सिंपली क्या है बच्चों? वाइब्रेशन। क्या है? वाइब्रेशन। जो कि एक पार्टिकल जो वाइब्रेट हो रहा है अपने बाजू वाले को वाइब्रेट कराता है, बाजू वाला उसके वाइब्रेट को। तो जैसे वायरस फैलता है वैसे ही एनर्जी भी एक के बाजू एक के बाजू एक के बाजू मिलते जाती है और एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती है थ्रू वेव्स। इसी को हम लोग वेव्स बोलते हैं। समझ में आया जनरल आइडिया वेव्स का? पक्का? कोई छोटा भाई पूछा वेव क्या होता है तो समझा लोगे उसको? क्या बोलोगे उसको? इधर आ बेटा, ये ये ऐसा नहीं कर रहा है। क्या बोलोगे? वेव क्या है? वो बोलोगे एक डिस्टरबेंस है बच्चों। क्या है? एक डिस्टरबेंस जो ट्रेवल करता है एक पॉइंट इन स्पेस से दूसरे पॉइंट थ्रू वाइब्रेशंस। एक्चुअल जो सोर्स का पार्टिकल रहता है वो ऑब्जर्वर के पास जाता नहीं है, वो एनर्जी को बस आगे फॉरवर्ड करते जाता है थ्रू वाइब्रेशंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझा लोगे? ठीक, चलिए अब। हाँ बोलो। पहले बताया मैं, बैठो, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग को मैक्सवेल की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या की थ्योरी? मैक्सवेल की। ठीक है, तो क्या होता है मैक्सवेल की थ्योरी? ऐसे जनरल में बता रहा हूं कि देखो, जैसे सपोज लाइट एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस। तो यहां पर मीडियम नहीं होता, कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा। यहां पर ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या में वाइब्रेट होती है? जेड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? जेड। सपोज ये वेव उधर ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में चेंज होती जाती है, वाई डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो वो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते करते आगे ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही। क्लियर है? तो ऐसा कुछ आइडिया है, और अच्छे से समझने के लिए डिटेल में हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी आप लोग के स्कोप से क्या है? बाहर। समझ में आया बात? तो इसको मीडियम नहीं लगता, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। वो एक दूसरे को बना बना के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मिटाओ अगला। ये क्या हो गया भाई? हाँ, अब बताओ बच्चों, कहां था मैं? हाँ, लिखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। ठीक, तो दो चीजें याद रखना बच्चों। आप लोग को पूछता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, तो अभी जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें लिखनी है, 5 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? और अगर आपको कोई पूछता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, तो वो अलग चीज है, वो पिच क्वालिटी टिम्बर होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? पिच पिच लाउडनेस और टिम्बर, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? वेव। जैसे वेव है फिजिकल, एक फिजिकल क्वांटिटी टाइप की चीज है ना वेव, तो उसके बारे में जानकारी देना है, तो क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको पता रहना है वेव के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? जो वेव को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि वेव कैसी है, अंतर कैसे करेंगे दो वेव्स में, उसके लिए। ठीक है? तो देखो बच्चों, वेव्स प्रोड्यूस होता है ऑसिलेशन के कारण। किसके कारण बच्चों? ऑसिलेशन। मेरे को बताओ आप लोग ऑसिलेशन से क्या समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन। वेरी गुड, टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब ये होता है बच्चों, सपोज ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था, क्या पोजीशन? अरे भाई साहब क्या है भाई ये? हाँ, अरे यार इसको डिसेबल कैसे करते? हाँ, ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। सपोज ये पार्टिकल का क्या है बच्चों? इनिशियल पोजीशन है। क्या है बच्चों? इनिशियल पोजीशन। ये गया इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम इतने दूर पहुंचा, वापस आ गया, तो ये एक ऑसिलेशन नहीं हुआ बच्चों। फिर दूसरे डायरेक्शन में गया, दूसरे एक्सट्रीम टच किया, वापस आ गया, तो एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस आ गया, तो ये क्या होगा? एक कंप्लीट ऑसिलेशन। जहां से चालू किया वहीं क्या आ जाए? वापस। तो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाके वापस ले जाएंगे तो हाफ साइकिल हुआ।
इधर जाके फिर इधर जाके वापस आया, तो ये कंप्लीट चक्कर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? कंप्लीट चक्कर। उसके बाद मोशन रिपीट होगा, फिर इधर जाएगा वापस आएगा। इधर जाने के बाद रिपीट थोड़ी हो रहा है, इधर जाने के बाद तो इधर जा रहा है। और फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग, मतलब साइकिल अलग अलग। आ रही बात समझ में? तो एक साइकिल कब होगा? पॉजिटिव तरफ गया वापस आया, नेगेटिव तरफ गया वापस आया, ये क्या हुआ बच्चों? एक साइकिल, एक ऑसिलेशन हो गया। आ रही बात समझ में? तो ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? डिफाइन करते हैं साइकिल। सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं? साइकिल। सोना नहीं, सिद्धि, सिद्धि, श्रुति, स्मृति, सुप्रिया, श्रीमती, क्या है नाम? सिद्धि, तो सही तो बोला था पहले बार में। ये है श्रेया और ये संस्कृति। बाप रे, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शिनी है। चलिए अगला साइकिल। तो साइकिल क्या होता है बच्चों? एक सेट ऑफ मोशन जिसके बाद मोशन अपने आप को रिपीट करने लगे, उसको क्या बोलते हैं? एक साइकिल। वन साइकिल क्या होगा? द मोशन आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मूवमेंट। तो ऐसा मोशन जिसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को क्या करने लगेगा बच्चों? रिपीट करने लगेगा, तो बोलेंगे ये एक साइकिल हो गया। या जब इनिशियल पोजीशन से चालू करके घूम फिर के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो उस मोशन को बोलेंगे एक साइकिल। क्लियर बात? क्या बोलेंगे बच्चों? एक साइकिल। जैसे पेंडुलम में सपोज वो मीन पोजीशन पे था, इस तरफ गया वापस आया, इस तरफ गया वापस आया, तो ये क्या हो गया? एक साइकिल हो गया। एक ऑसिलेशन, एक साइकिल हो गया। आ रही बात समझ में? अब एक ऑसिलेशन को होने में कुछ समय लगेगा, जल्दी भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, कुछ समय तो लगेगा ना। तो समय को बोलेंगे बच्चों क्या? टाइम पीरियड। इसको लिख लो बच्चों टी। टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करते हैं? टी से। तो ये क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम पीरियड। समझ में आया बात? ठीक। 10 सेकंड है, मतलब ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से गया वापस आया, गया वापस आया, कितना समय लगा इसको टोटल? 10 सेकंड। तो हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड क्या है? 10 सेकंड। क्लियर है बात? ठीक। अब बच्चों, जो एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें वाइब्रेशन इतना जल्दी होता है, वाइब्रेशन इतना जल्दी हो रहा है, यानी अपने मीन पोजीशन में ट्रेवल करके टू एंड फ्रो करके वापस इतनी जल्दी आ जाता है कि बड़ा वैल्यू नहीं होता टाइम पीरियड का, बहुत छोटा वैल्यू होता है, 0.00001 सेकंड ऐसे टाइप का होता है, नैनो सेकंड ऐसे टाइप का होगा। क्लियर है? वाइब्रेशंस में जनरली। तो अपन क्या करते हैं? एक नया टर्म निकालते हैं विच इज फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं नया टर्म? फ्रीक्वेंसी। इसको बच्चों या तो म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, या तो एफ से। म्यू, म्यू, म्यू मतलब बिल्ली नहीं, म्यू ये ग्रीक सिंबल है। एक लंबा डंडी खींचना है यू का, और एक छोटा ऐसा म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू, MEW, म्याऊ नहीं, म्यू। ठीक। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? देखो, एक साइकिल होता है कितने समय में? टी सेकेंड्स में। टाइम पीरियड में एक साइकिल कितने में होता है? टी सेकेंड्स में। तो एक सेकंड में कितने साइकिल होंगे? 1/t। उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बच्चों? तो क्या बोल देंगे सिंपली? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो देखो, आपको पता है एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल को करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टी। तो टी का यूनिट क्या होगा? सेकंड्स होगा। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 0.01 सेकंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलोगे एक सेकंड में कितने साइकिल हुए? तो 1/t होगा कि नहीं होगा? तो इस 1/t को ही क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फ्रीक्वेंसी। 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक, लिखो इसको।
लिखो ना बेटा, क्यों नहीं लिख रहे? ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन टाइम पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। जैसे देखो, सपोज एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? ऑसिलेट कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड दिया है 0.02 सेकेंड्स। कितना टाइम पीरियड दिया है? इसका मीनिंग क्या रहेगा? वो अपना टू एंड फ्रो मोशन जो कर रहा है, एक साइकिल, वो कितने देर में कर रहा है? 0.02 सेकेंड्स में कर रहा है। तो हम बोलेंगे भाई 0.02 सेकेंड्स में वो कर रहा है एक साइकिल, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल करेगा? क्या पूछेंगे? एक सेकंड में कितनी साइकिल करेगा? तो अगर आप एक सेकंड में निकालोगे तो 1/टाइम पीरियड 0.02 इतने साइकिल करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? तो क्या कर देंगे? इंटू 100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 50 साइकिल्स। आ रही बात समझ में? एक सेकंड में कितनी साइकिल करेगा भाई? एक साइकिल को करने में 0.02 सेकंड लग रहे हैं, तो एक सेकंड में तो वो 50 साइकिल्स कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो यही हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे? 50। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी बराबर लिखे हैं 1/टाइम पीरियड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड का इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड का इनवर्स। लिख लो, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। ठीक है, इसको प्यार से बच्चों बड़े लोग हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्स। और सिंबल रहता है इसका एच जेड, कैपिटल एच और छोटा जेड। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? ऊपर से गया? पक्का? तो एक साइकिल करने में जो समय लगता है वो होता है टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने साइकिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और रिलेशनशिप कितना है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। सेकंड इनवर्स उसको क्या बोल देंगे? हर्ट्स। तो अगर मैं बोला, अगर मैं बोला, ये बोला बच्चों कि एक, जैसे हाँ एक चीज बोला कि जो घर में जो एसी आता है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्या आता है बच्चों? एसी आता है ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो वो 220 हर्ट्स का आ रहा है। 220 नहीं, 50 हर्ट्स का आता है। सॉरी 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 सॉरी, कितने का आ रहा है? 50 हर्ट्स। इससे आप क्या समझेंगे? कि जो पोलैरिटी है वो एक सेकंड में कितने बार चेंज हो रही है? प्लस माइनस कितने बार चेंज हो रहा है? 50 बार। बात समझ आएगी नहीं है? तो साइकिल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बोलने से ये एक सेकंड में 50 बार ये चीज साइकिल चेंज हो रही है। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का मतलब पक्का कि एक सेकंड में कितने बार साइकिल रिपीट हो रहा है, पर सेकंड कितना बार साइकिल रिपीट हुआ। ओके, याद रहेगा? अगली चीज लिखो बच्चों, एम्पलीट्यूड। इसको अपन ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए से। ए फॉर एम्पलीट्यूड, एप्पल, वाह। ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ऐसे नहीं करना। हाँ, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों? पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के हिसाब से ऑसिलेट कर रहा है, अपनी जगह पे है तो नहीं, वाइब्रेट कर रहा है, तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कुछ दूर तक वो ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? जो वो एक डायरेक्शन में जितना दूर ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बच्चों? एम्पलीट्यूड। या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आ रही बात समझ में? तो जैसे ये 0 है, ये इधर है 2 मीटर और इधर है -2 मीटर, तो एम्पलीट्यूड कितना बोलोगे? अरे मीन पोजीशन से कितना दूर गया? या तो 2 मीटर उधर जा रहा है या तो 2 मीटर इधर जा रहा है, तो 2 मीटर क्या हो जाएगा उसका? एम्पलीट्यूड। आ रही बात समझ में? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों 1 atm। कितना होता है? 1 atm। जब कंप्रेशन होता है तो ये बढ़ के हो जा रहा है 2 atm, और जब रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, नहीं 2.5, नहीं 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 नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। जब ये बढ़ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो हो जा रहा है 1.5 atm, और जब
रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो हो जा रहा है 0.5 atm। तो मीन पोजीशन क्या है 1, बढ़ रहा कितना है 0.5, कम कितना हो रहा है 0.5, तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितना हो गया मीन पोजीशन से कितना बढ़ा, तो क्या होगा बच्चों 0.5। तो जो भी चीज ऑसिलेट करिए ना, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट भी ऑसिलेट कर सकता है, चाहे प्रेशर भी ऑसिलेट कर सकता है, और क्या डेंसिटी भी चीज की चेंज, भाई मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो डेंसिटी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो डेंसिटी कम हो गई, तो ये भी चीज वाइब्रेट। तो कोई जो भी चीज मैक्सिमम कितना ऊपर जा रही है और मिनिमम कितना नीचे जा रही है मीन पोजीशन से, उसको क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड। समझ में आई बात? तो लिखो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of oscillating physical quantity from mean position। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी। ये क्यों लिखा? क्योंकि जरूरी नहीं कि बस उनका पोजीशन चेंज हो सकता है प्रेशर के हिसाब से लिखा हो, डेंसिटी के साउंड वे में प्रेशर और डेंसिटी का इक्वेशन भी लिखते हैं, है ना, हायर क्लासेस में। तो इसलिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट हो रही है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मीन वैल्यू होगा, उससे वैल्यू बढ़ेगी +E0, नीचे जाएगी -E0, तो +E और -E जो गई वो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो भी चीज ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, डेंसिटी हो, प्रेशर हो, डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी चीज हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो मास हो, कुछ भी हो, वो क्या में आ जाएगा, उसकी मीन पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों एम्पलीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो वेव के बारे में बच्चों ये 5 चीजें याद रहनी है, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन, और लास्ट चीज क्या नहीं पढ़ाया हूं, लिखो लास्ट, टाइम बचा है लिखो, फिर भी लास्ट लास्ट बस लिख लो, वेवलेंथ। मर गए, ऊपर वाला नहीं चाह रहा लिख, रुको रुको, लिखो वेवलेंथ। वेव लेंथ, इसको डिनोट करते हैं बच्चों लाम्डा से। क्या से? लाम्डा। ऐसे एक डंडी खींचना है, फिर ऐसे एक डंडी लगा देना है, इसको क्या बोलते हैं लाम्डा। लाम्डा, लाम्डा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सपोज एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है ना। सपोज एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, ठीक, वो चालू किया अपनी मीन पोजीशन से, ऊपर गया, नीचे आया, अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। उसको साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? टी टाइम लगा, टाइम पीरियड लगा। तब तक उसके बाजू वाला पार्टिकल बैठे रहेगा क्या? वो भी अपना मोशन चालू कर देगा नहीं कर देगा इसके पीछे पीछे? फिर ये दोनों कर रहे हैं तो उसके बाजू वाला पीछे बैठे रहेगा क्या चुप? वो भी ऑसिलेशन चालू कर देगा। तो बच्चों जब तक ये जाके अपने मीन पोजीशन पे आया है, यानी ये अपना मोशन किया, एक साइकिल का मोशन किया, तब तक एनर्जी तो आगे तक पहुंच गई होगी कि नहीं, है ना। यानी कोई सा जो पार्टिकल होगा इसके आगे वाला, वो अब ऑसिलेशन करना चालू करने वाला होगा जस्ट, यानी एनर्जी वहां तक अब पहुंच गई है, एक टाइम पीरियड में एनर्जी आगे तक पहुंच गई है। उसी डिस्टेंस को डिस्टरबेंस कितना आगे पहुंचा है एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस कितना आगे पहुंचा है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। क्योंकि वेव में बच्चों पार्टिकल तो अपना मोशन, मीन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, वो तो अपनी जगह पे जा रहा है वापस आ जा रहा है, पार्टिकल तो जा ही नहीं रहा कहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट जो जहां है वहीं खड़ा है, बस मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है। लेकिन वो वाइब्रेट हुआ तो अपने बाजू वाले को कराया, वो बाजू वाले को बाजू वाले को बाजू वाले को कराया। तो जो पहला पार्टिकल अपना मोशन पूरा कंप्लीट किया ना, तब तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां, सपोज 15वां पार्टिकल अब अपना मोशन जस्ट चालू करने वाला है, जब पहला पार्टिकल अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया है। तो उस पहले वाले पार्टिकल से लेके ये 15वें पोजीशन में जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा वेव लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? कि वेव उतना दूर पहुंच चुका है। तो एक टाइम पीरियड में एनर्जी या डिस्टरबेंस मीडियम में जितने आगे चल लेता है ना, उसको बोलते हैं क्या बच्चों
वेवलेंथ। समझ में आया? बहुत अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट है, बच्चे 11-12 पहुंच के भी नहीं समझ पाते हैं। समझे कि नहीं समझे? आसान भाषा में, ठीक है। क्या होता है वेवलेंथ? तो लिखो, इट इज द लेंथ up to which disturbance travels in medium या स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मीडियम नहीं ना, फिर स्पेस लेंगे, ठीक है। तो इट इज द लेंथ अप टू विच डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स इन अ मीडियम और स्पेस इन वन टाइम पीरियड। क्लियर है बात? तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक वेव लेंथ। तो वेवलेंथ ऐसा नहीं होगा कि पहला पार्टिकल कितना दूर पहुंचा, पार्टिकल तो दूर पहुंच ही नहीं रहा, वो आगे जाके वापस आ जा रहा है या ऊपर जाके वापस आ जा रहा है। वेवलेंथ होगा कि एनर्जी कहां तक पहुंच गई, एनर्जी कहां तक पहुंच गई। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? तो उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और क्या से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो देखो, एक वेव या जो एनर्जी है वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करी। कितने टाइम में? टी टाइम में। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? मां कसम बेहोश हो जाऊं, कूद जाऊंगा छत से। स्पीड। तो इसको बोलेंगे बच्चों वेव की स्पीड। वेव की स्पीड क्या होगी? वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। या फिर 1 बाय टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू एफ। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ऊपर से गया। वेलोसिटी बराबर स्पीड बाय सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? लैम्डा डिस्टेंस। कितने टाइम में? एक टाइम पीरियड में। तो लैम्डा बाई टी क्या हो गया? स्पीड। 1 बाई टी को क्या लिख देंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? पक्का? ठीक, क्लियर है? तो ये हो गया आपका वेवलेंथ और ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका वेव स्पीड। ये देखो, ये मीटर में नापेंगे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया एनर्जी, और ये क्या में रहेगा? टाइम पे। अब जैसे अपन क्या बोले कि जो लाइट वेव्स होते हैं बच्चों, लाइट वेव्स वो वैक्यूम में, स्पेस में, उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में? मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है ना, वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है। ई की वैल्यू मीन पोजीशन से बड़ी 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 मैक्सिमम हुई, वापस आई मीन पोजीशन पे, नीचे गई मिनिमम पोजीशन पे, वापस आई। इसमें कुछ समय लगेगा। उतने समय में वेव कितने आगे पहुंच जाती है, उस डिस्टेंस को बोलेंगे वेव लेंथ। क्लियर है बात? ठीक। अब वो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक सेकंड में कितने बार ऐसा हो रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका? वेव वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? वेव वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव डिपेंड किस पे करता है? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम में। इसलिए बच्चों जब लाइट क्या करती है? वैक्यूम से ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे मीडियम चेंज होता है, लाइट पानी के थ्रू ट्रेवल करेगी तो आपको रिफ्रैक्शन दिखता है, लाइट की बेंडिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है? चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? पक्का? तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहती है? अलग अलग। या कोई भी वेव की स्पीड क्या रहेगी? अलग। साउंड वेव की भी स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। एयर में सबसे कम, फिर डेंसिटी बढ़ गई मतलब लिक्विड आ गया तो उसमें ज्यादा, और सॉलिड में सबसे ज्यादा। ठीक। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आप लोग वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और वो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े 5 चीजें। ठीक। 1 वेव 5 चीजें क्या? साइकिल या ऑसिलेशन है ना, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। इतना चीज पढ़ के आना। फिर वेवलेंथ और वही लैम्डा बाय टाइम पीरियड या लैम्डा इनटू एफ क्या हो रहा है? वेव वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? पक्का? मिलते हैं